दोस्तों, क्या आपको पता है कि रोहतक शहर का सबसे पुराना एमडी पेडियाट्रिक यानी कि बच्चों के डॉक्टर कौन है? आपको शायद ये भी नहीं पता होगा कि एक रोहतक में एक परिवार ऐसा है जिसको बेरी वाले डॉक्टर कहा जाता है। और रोहतक में एक ऐसे डॉक्टर भी हैं बच्चों के, जो बच्चों के बीमारी की दवाइयाँ ही नहीं लिखते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आपने दवाई तो लिखी नहीं, तो दवाई की जरूरत नहीं। और आज के समय में ऐसे डॉक्टर मिलना एक तरीके से बहुत ही ज्यादा हैरानी की बात है, क्योंकि डॉक्टर तो दवाइयां लिखने के लिए फेमस हैं। और दोस्तों, एक ऐसे डॉक्टर रोहतक में होते थे जिनको केसर ए हिंद सम्मान मिला था, और ये सम्मान महात्मा गांधी को भी मिला था। और संयोग कहिए, देखिए कि ये सम्मान जो है, ये केसर ए हिंद मेरे हाथ में है। किसी भी एक पत्रकार के रूप में, इंसान के रूप में इसको हाथों में लेना भी बहुत ही सौभाग्य की बात है। और आज हमारे साथ हैं रोहतक शहर की जान, बच्चों के डॉक्टर, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजाने वाले डॉक्टर, गजलें गाने वाले डॉक्टर और सबका दिल जीतने वाले डॉक्टर, डॉक्टर दिनेश खोसला जी। नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? बहुत अच्छा। आप हमेशा ना मुस्कुराते रहते हैं। जीवन में जब ये लगे कि धर्म में रह के ठीक काम किया तो मुस्कुराहट फिर उसमें खराब मुंह बनाने की कोई आवश्यकता बनी नहीं रहती है ना। हाँ जी। हाँ। अच्छा डॉक्टर साहब, रोहतक शहर की जर्नी शुरू करते हैं डॉक्टरी के साथ। हाँ जी। आपके दादाजी होते थे डॉक्टर हुकमचंद खोसला जी। जी। सबसे पहले आप अपने दादाजी के बारे में बताइए कि किस तरह के व्यक्तित्व थे, और उस जमाने में 1920 के दौर की हम बात कर रहे हैं, आज से 100 साल पहले वो यहाँ पे डॉक्टर होते थे। हाँ। उन्होंने कहाँ से मेडिकल की पढ़ाई की, वो रोहतक में कैसे आए, एक बार आप मुझे पूरा तसल्ली के साथ मैं पूछना चाहता हूँ। देखिए, मेरे दादाजी उनकी जो भी बातें हमें पता है हमने बाद में सुनी। अच्छा। क्योंकि अपने स्वभाव से वो बड़बोले बिल्कुल नहीं थे। तो कई बातें तो हमने उनके जाने के बाद पता लगी, क्योंकि इतने साधारण व्यक्तित्व था उनका। हमें ये जरूर पता था कि एज ए सर्जन वो बहुत अच्छे हैं, वो बच्चों को, क्योंकि हमको कई बारी ऑपरेशन थिएटर में भी साथ ले जाते थे। अच्छा। तो जैसा मैंने सुना कि लाहौर मेडिकल कॉलेज से उन्होंने LSMF, जो 3 इयर्स लाइसेंशिएट कोर्स होता था, MBBS को शॉर्ट फॉर्म में होता था, वो उन्होंने पास किया। उसके बाद एक कैनेडियन डॉक्टर उनको कोई मिला था, उनका नाम मुझे नहीं मालूम, उन्होंने उनको आई सर्जरी सिखाई। तो उन्होंने उनको आई सर्जरी में ट्रेन किया, तो फिर वो उनकी ट्रेनिंग सर्टिफाइड होगी, तो उस करके वो बतौर आई स्पेशलिस्ट MO बेरी लग के 1920 में उन्होंने बेरी में ज्वाइन किया। अच्छा, तो कहाँ रहते थे उससे पहले? आप उससे पहले मुझे दादा वाली फैमिली का तो नहीं पता, पर लाहौर में थे शायद कुछ हमारे, उनके दादाजी की मदर वगैरह या मेरी दादी जी की शायद, तो वो लाहौर में थे। उन्होंने लाहौर मेडिकल कॉलेज से पढ़ा था जी। उससे पहले, बहुत पहले जाएं तो 3-4 कुछ दिन पहले हम बटाला से, बटाला, पंजाब के बटाला की खोसले हैं। 2 गांव हैं, राहू और बटाला। अच्छा। तो हम पुश्तैनी अगर हमें देखा जाए तो हम बटाला गांव के क्षत्रिय, जो पंजाब के खत्री कहते हैं जिनको, वो है। तो 20 में वो बेरी आ गई। 20 में बेरी आ गई। बेरी में उस समय क्या चिकित्सा सुविधाएं, अंग्रेजों का राज था तो किस तरह की रही होंगी? 1 रूम की डिस्पेंसरी शर उनको मिली थी। अच्छा। उनमें 1 कंपाउंडर, 1 हेल्पर। कंपाउंडर जो थे पंडित शिवराम, उनकी तो फैमिली अभी भी बेरी में है। अच्छा, उनके बच्चे भी डॉक्टर होंगे? हाँ, उनके सुपुत्र ने डॉक्टर नवल जी थे, उन्होंने बहुत साल बेरी में प्रैक्टिस करी जी। और उनके आगे बेटे ने भी करी, लेकिन अब उनका पड़पौत्र जो है वो बेरी हॉस्पिटल में ही, अच्छा, अपने दादा आयुर्वेदिक ऑफिसर, वो जहाँ उनके दादा कंपाउंडर, जहाँ उनके पड़दादा। अच्छा। तो अजय है उनका नाम जी। सो उन्होंने फिर आहिस्ता आहिस्ता बेरी में, क्योंकि कलकत्ता के सेठ भी होते थे, हाँ, वो काफी फेमस है, वो दानी प्रवृत्ति के होते थे, तो उनसे और जनता के सहयोग से उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता उस हॉस्पिटल को बनाना शुरू किया। हर साल 1 कमरा जुड़ा। तो वो बेसिकली, हालांकि बेरी गांव था, पर मुझे अब सारी बात नहीं पता क्यों, उस समय वहाँ म्यूनिसिपल कमेटी भी थी। अच्छा, बेरी। और बजाय प्राइमरी हेल्थ सेंटर नाम होने के, उसका नाम सिविल हॉस्पिटल बेरी हो गया। आहिस्ता आहिस्ता होते उसका साइज इतना बड़ा हो गया जी जी, तो उसका नाम
सिविल हॉस्पिटल बेरी हो गया। जी जी। तो इस तरह उन्होंने फिर वहाँ पे आइस की चिकित्सा शुरू करी, जो भी उन्होंने कैनेडियन डॉक्टर से सीखा था। पर उनके फिर बढ़ते बढ़ते बहुत जल्दी ही, शायद 30 तक ही, इतने ऐसे जैसे 300 पेशेंट का, 500 पेशेंट का कैंप्स लगते थे। कैंप्स में चिकित्सा सुविधा मुफ्त मिलती थी क्योंकि वो सरकारी फंडिंग थी, लेकिन मरीजों की देखभाल वो सारा गांव अपने आप ही उठ लेता। वो सामुदायिक सा बन जाता था। उनको नहीं पता कि कौन खाना खिला रहा है मरीजों को, कौन बाकी सेवा कर रहा है। सो वो गांव सा बच जाता था। तो जैसा मैं अब सुनता हूँ कि क्योंकि कलकत्ता तक के सारी यूपी के मरीज और कंबाइंड पंजाब बेरी के आते थे उस बेरी समय। आते थे। तो डॉक्टर एच.सी. खोसला जी तो काफी प्रसिद्ध व्यक्ति रहेंगे उस समय। पूरे बहुत ज्यादा प्रसिद्ध, मतलब। हाँ। पर वही बात है कि वो अपने मुंह से कभी नहीं कहना उन्होंने। अच्छा, तभी उनको केसरी हिंद सम्मान मिला। केसरी हिंद सम्मान मिला उनको। और उनकी मृत्यु पर वो उनके कंपाउंडर साहब हॉस्पिटल का रजिस्टर लाए थे। अच्छा। तो उन्होंने हमें बताया कि ऑलमोस्ट छोटे बड़े सब मिला के, आई की छोटी छोटी सर्जरीज भी मिला के और बड़ी सर्जरीज मिला के भी उन्होंने 2.5 लाख ऑपरेशंस किए। 2.5 लाख ऑपरेशन किए बेरी में, स्टेशन इन बेरी। उनमें से तकरीबन आधे आप समझिए पेट्रोमैक्स लैंप में किए। लाइट नहीं आई थी तब तक, लैंप की रोशनी में। हाँ, पेट्रोमैक्स जो लैंप होते थे इनकी रोशनी में। इवन आई सर्जरी का टेस्टिंग इक्विपमेंट पेट्रोमैक्स का मैंने देखा हुआ है उनके। देखा हुआ आपने? हाँ, मैंने रोहतक में उनके पास था। उनके पुराने टाइम के, हम बच्चे के उनको खिलौने बना लिया हमने, लेकिन हमने सारे औजार बचपन में देखे हुए उनके। तो वो एक लैंप जैसा, ये लालटेन जैसा लैंप, वो बड़ी चिमनी वाला, उसमें भी आई सर्जरी करते थे। अच्छा। तो वो हमने सारी उस टाइम की चीजें सब देखी हुई हैं। लालटेन वाले लैंप, पेट्रोमैक्स, जो ये ऑटोक्लेव करने वाली मशीन है, इसमें बिजली का कनेक्शन नहीं था। जैसे अब तो नीचे बिजली का हीटर लगा होता है ना, तो 4 बर्नर वाला स्टोव होता था, ये पंप वाला स्टोव केरोसिन का। तो 4 बर्नर के स्टोव से गर्म होकर सारा हॉस्पिटल का जो औजार है वो ऑटोक्लेव होते थे। अच्छा। ये हमने अपने होश तक देखा है। मैं 10 साल का हो गया हूँ, तब 8-10 साल का। तो आपके दादाजी ने कभी ये बताया कि मुझे केसरी हिंद सम्मान भी मिला है? ना, नहीं, अपने मुंह से कभी नहीं बताया। अच्छा। ट्रंक में लपेट कर रखा हुआ था। लेकिन उनके बोर्ड पे लिखा हुआ था कि केसरी हिंद है। तो हमको बच्चे थे, उनके बोर्ड पे पढ़ते थे केसरी हिंद। तो ये तो आज के नोबेल की तरह है ना, वो भारत रत्न की तरह। हाँ, काफी बड़ा सम्मान है। ये तो हिस्टोरियंस ही बता सकते हैं। एक हिस्टोरियन मेरे पास आए थे। अच्छा। वो मुझे कहते, डॉक्टर साहब आप बताते क्यों नहीं हो, ये तो बहुत बड़ा सम्मान है, इसको शुड बी एक्नॉलेज्ड। मैंने विकिपीडिया में देखा, उसमें भी नहीं मिल रहा, क्योंकि पॉलिटिशियन वो थे नहीं। वो कहते थे बस डॉक्टरी ही करनी है, बस डॉक्टरी, इसके ऊपर कुछ नहीं करना। आई स्पेशलिस्ट हो तो आई स्पेशलिस्ट कब तक रहे बेरी में? बेरी में 1950 में रिटायर हुए। 1950 में। तो रिटायरमेंट के बाद क्या किया? रिटायरमेंट के बाद रोहतक आ गए। अच्छा। और बिकॉज ही वाज ऑनर्ड, उनको ये प्रायोरिटी पे भिवानी स्टैंड पे हमारे अबाउट 3000 यार्ड की एक प्रॉपर्टी थी, वो उनको दी गई। अच्छा, सम्मान। हाँ, उनको अलॉट हुई, मतलब डीसी से उनके उस ऑनर करके, बिकॉज ही वाज ऑन प्रोटोकॉल ऑफ द डिप्टी कमिश्नर कि सब जगह पे उनको बुलाना है, जैसे बिकॉज ऑफ द अवार्डी एंड बिकॉज ऑफ बीइंग ए गवर्नमेंट सर्वेंट, दोनों तरीके से। तो फिर उन्होंने यहाँ पे सर्जरी शुरू करी उस जगह पे। अच्छा। हाँ, उस जगह पे अभी बिल्कुल गुरुद्वारे के साथ, जो शहर में गुरुद्वारा टिकाना साहब है, उसके साथ लगी जमीन उनको मिली। फिर उन्होंने 65 तक, 64-65 तक 14-15 साल रोहतक में ही सारी सर्जरी करी। उनका पेशेंट पूल उतना ही काम करते थे। पहले सालों में खाने को लेके कुछ कहते थे ना, वो थाली में आप बता रहे थे मुझे, क्या कहते थे वो? वो खाने की टेबल पे हमको ये कहते थे कि अपनी प्लेट देखो, इसमें रोटी है? हम कहते थे हाँ जी है, ऐसे पूछते थे। दाल है? हमने कहते थे जी है। कहते सब्जी है? तो हमने कहा जी है। एक दिन सब्जी नहीं थी तो कहते सब्जी है, हमने कहा जी सब्जी नहीं है आज। तो कहते ये अचार रहा गोभी का, शलगम का, ये सब्जी तो है। और चौथी चीज दूध दही लस्सी है। कहते अब ये 4 चीजें जब प्लेट पे आ जाएं, उस समय रुको और सोचो आगे क्या करना है, क्योंकि कहते हैं अब इससे आगे सिर्फ प्लेट बदल सकते हो।
हाँ, चांदी की चांदी के ले लो, सोने की ले लो, ऊपर तो अब यही खाना आएगा। मानव शरीर के लिए ये 4 चीजें जरूरी। तो आपको उन्हीं से प्रेरणा मिली होगी कि डॉक्टर बने आप? प्रेरणा स्रोत वो बोल के तो नहीं बताते थे, पर उनका तरीका ये था कि हमें छोटे बच्चों को भी ऑपरेशन थिएटर में ले जाते। अच्छा, आप गए उनके हमें पास? हाथ धुला के पूरा तैयार करके साथ खड़ा करके दिखाते थे कैसे कर रहे हैं सर्जरी। तो उस समय भी ये मोतिया मोतिया की सर्जरियां हाँ, होती थी? मोतिया की सर्जरी बिल्कुल फर्क तरीके से होती थी। अच्छा अच्छा। क्योंकि अब तो बहुत सुविधाएं आ गई हैं, अब उनको तो अब बहुत सुविधाएं आ गई, ऑपरेशन बदल गया है, हम्म, लेकिन वो जो प्रिमिटिव जो भी उस समय का तो वो आधुनिक ही था। हम्म, मोतिया की सर्जरी जो थी हम्म, उस समय के हिसाब से आधुनिक थी, उनके औजार अत्याधुनिक थे। और आप माने नहीं कि बेरी में 2.5 लाख ऑपरेशन करने में सारी बेरी इस बात की गवाह है कि किसी को कभी इन्फेक्शन नहीं हुआ अच्छा। ऑपरेशन के बाद। वो इतना ज्यादा इन्फेक्शन कंट्रोल करते थे, या जैसा भी अपनी तो उनकी सर्जरी। डेथ कौन से साल में हुई? 69 में हुई। 69 में। और आपका जन्म कब हुआ? मेरा 52 में। 52 में हुआ। तो आपने खूब देखा है अपने दादा हाँ को। हाँ। अच्छा, अब आते हैं आपके पिताजी पे। हाँ जी। रोहतक में एक संस्था है, जाट संस्था। हाँ जी। और जाट संस्था की पहचान एक दौर में साइंस के लेकर बहुत अच्छी रही है जी। तो आपके पिताजी का क्या इतिहास जुड़ा हुआ है जाट संस्था के साथ? पिताजी भी रोहतक आए, उनका डॉक्टर बनने का सपना था, पर क्योंकि पार्टीशन वगैरह बीच में आ गया शायद, तो उस समय फिर वो उनकी लाहौर मेडिकल कॉलेज में बाई चांस एडमिशन नहीं हुआ, क्योंकि लाहौर मेडिकल कॉलेज के बाद मद्रास में था मेडिकल कॉलेज। सो वो मद्रास मेडिकल कॉलेज कोई लेके नहीं गया, या किसी की ऐसे उस टाइम इतनी दूर तक जाने का कोई साधन नहीं था, तो फिर वो बायोलॉजी में। नाम क्या है उनका? सूरज प्रकाश खोसला, सूरज एसपी खोसला। ओके। तो फिर वो रोहतक जब आ गए सब लोग, तो फिर रोहतक में वो सबसे पहले फिर जाट कॉलेज में ही उन्होंने सर्विस शुरू करी। उन्होंने भी अपने जीवन काल पूरा एक ही कॉलेज को दिया, जाट संस्थाओं को। उसी में रहे? उसी में रहे, पूरी नौकरी तो वहीं से शुरू। नहीं पढ़े क्या? मैंने प्री मेडिकल अपनी अच्छा जाट कॉलेज से करी। हाँ। और मैं एक्चुअली पहले प्री इंजीनियर बनने में इंटरेस्टेड था, हम पे कोई दबाव नहीं था कि जरूर डॉक्टर बनो। हाँ। तो प्री इंजीनियरिंग तक मैंने गवर्नमेंट कॉलेज फॉर बॉयज से करी, जिसका अब नेकी राम शमैया की जो भी नाम है, उस समय तो गवर्नमेंट कॉलेज फॉर बॉयज होता था। पर उसके बाद फिर मैंने एडिशनल बायोलॉजी के लिए 1 साल जाट कॉलेज आया, तो वो बायोलॉजी मैंने, वो मेरे गुरु भी हो गए फिर उसमें। और कहते हैं रिटायरमेंट के बाद भी पढ़ाते रहे बच्चों को। वो आप जाट संस्थाओं के लोगों से पूछिए, पढ़ा है कि वो 1 रुपये वेतन लेते थे। हाँ जी, 10 साल तक रिटायर होने के बाद तो उन्होंने फिर फ्री सर्विस करी। और वो फ्री ये नहीं कि 1 घंटा चले गए, मतलब फुल टाइम सब क्लासों में पढ़ा के आते थे। और उनका ऐसा नहीं था कि साइकिल पे, सारे इतने 30-40 साल साइकिल पे, उनका भी ऑटोमेटिक, उसमें भिवानी स्टैंड के घर से जाट कॉलेज तक साइकिल पे पूरे साल, जितने साल तक सर्विस करी। तो वो ये नहीं था कि उनका ऐसे कि जाट कॉलेज में बायोलॉजी की क्लास ही पढ़ानी है, वो सारे छोटराम कॉलेज बीएड वाली क्लास से, जहां पे स्टूडेंट क्लास के बाहर नजर आया कि अंदर चलो मैं क्लास ले देता हूँ। शौक था उनका पढ़ाना। हाँ, बस पढ़ाना है उनको। अच्छा, जैसे आपके दादाजी उस दौर में डॉक्टर थे, उस दौर में यहाँ पे एक प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी रही है चोई छोटराम। हाँ जी। कभी उनका भी जिक्र किया उन्होंने कुछ? देखिए, हमें वो फैमिलीज बाद में हमें जानती हैं, ये हमें पता था। अच्छा। लेकिन मेरे दादाजी बिल्कुल भी पॉलिटिकली कनेक्टेड नहीं थे। पॉलिटिकली एक्टिव नहीं थे। हालांकि बेरी में पंडित भगवत दयाल शर्मा जो फर्स्ट सीएम थे, मेरे ताऊ जी के क्लास फेलो थे बेरी स्कूल में। अच्छा। वो बिल्कुल पहली क्लास से दूसरी क्लास से, मेरे ताऊ जी जो अब नहीं है, तो उनके साथ बेरी के स्कूल में पढ़े, इतने क्लोज थे वो भगवत दयाल शर्मा जी, मेरे एक ताया जी के। तो पर उनके ग्रैंडफादर उनकी जिक्र नहीं करते थे। अच्छा। वो अपने पेशेंट, डॉक्टरी, अपने मॉडर्नाइजेशन, अपने हॉस्पिटल को ठीक से चलाना, उनको कभी फोन नहीं लगवाते थे। कहते ऐसे बिना मतलब मुझे फोन करके आज इस फंक्शन में आओ, इस फंक्शन में आओ करते आओ। दुर्गा भवन मंदिर जो है, इसमें मेरी दादी माँ बहुत धार्मिक थी, तो वो उनकी एक महिला सभा होती है दुर्गा भवन मंदिर की, वो उनकी मेंबर थी। स्वामी गुरचरण दास जी बड़े मशहूर महंत थे,
उनसे उनका हमेशा वार्तालाप और ही तरीके का होता था। स्वामी जी कहते थे मंदिर आओ, कहते जी मैं नहीं आऊँगा, आपने गरीब मरीज भेजना भेज दो, आपके नाम से फ्री दे दूंगा, मंदिर नहीं आऊंगा। ऑपरेशन कर दूंगा, मंदिर नहीं आऊँगा। वही मेरे पिताजी कहते बच्चा पढ़ा दूंगा, फ्री में पढ़ा दूंगा, मंदिर नहीं आऊँगा। यही पूजा, यही अर्चना। आप जाते हो मंदिर? मंदिर मैं कभी कभी चला जाता हूँ, मेरे को अपनी माता जी का और पिताजी का, लेकिन पिताजी प्योरली साइंस टेम्पर वाले बंदे, विज्ञान में विज्ञान। अच्छा। हाँ, और हमें बड़ी अजीब अजीब परिभाषाएं बचपन से सुनी है। हाँ, पिताजी क्या बताते थे, कहते थे 3 लेवल ऑफ लर्निंग है। अच्छा, लर्निंग में 3 लेवल है। पहला है मानना, भाई जैसे आपका परिवार कह रहा है भी आप उनकी बात मानो, जैसे भगवान को हमने मानना है। हालांकि जरूरी सारे लेवल की थोड़ी थोड़ी लर्निंग है, पर मानना है, दिखता हो नहीं दिखता हो, अलग बात है। कोई प्रूफ हो नहीं प्रूफ हो, उसको मानना है, क्योंकि मेरे माता पिता मान रहे हैं, प्रभु को मानते हैं, भगवान को मानते हैं, उस तरीके से मानना। इसमें आर्गुमेंट नहीं है कोई। ठीक है, आपने मानना है, आपने ऐसे ही मानना है। उनकी यही शक्ल थी, उनका यही करना है, सुबह प्रार्थना करनी है, सुबह पूजा करनी है, तो मानना हो गया। फिर होता है जानना, ये सेकंड, ये स्कूल एजुकेशन को कहते थे जानना, जहाँ टीचर फॉर्मली किताबें खोल के एक ही तरह का सिलेबस के 2 + 2 4 होते हैं, जैसे ऐसे फैक्ट्स जो होते कुदरत में एक्सिस्ट करते हैं, उनका मैथ साइंस के फिजिक्स में पानी को गर्म करो तो लेटेंट हीट होती है, फलाना होता है, ऐसे करके इसको जानना, ये नॉलेज है। कहते हैं अब 3rd लेवल पे 2 का मुकाबला है। जो धर्म वाले लोग हैं वो कहते हैं आध्यात्म है 3rd लेवल पे, मैं कहता हूँ साइंस है। साइंस फिर जानने से ऊपर ये है, मतलब जानना के बाद, ज्ञान के बाद विज्ञान। विज्ञान है कि मेरे को पता लग गया कि ये बात ऐसे होती है, लेकिन मैं खुद करके देखूंगा, और खुद भी एक बार ही नहीं, 4-5 बार करके देखूंगा, तो फिर वही रिजल्ट आएगा, फिर वो विज्ञान बनेगा, विच आई हैव ट्राइड एंड टेस्टेड माई सेल्फ। एक हाइपोथेसिस जनरेट हुआ, एक बात मैंने सुनी कि ऐसे होती है, उसको मैंने करके देखा। बिल्कुल ठीक बात है डॉक्टर साहब। सो ये साइंटिफिक एप्टीट्यूड हमको ये बहुत जल्दी बचपन से शुरू रहता था मिलना। वो मेरे पिताजी की बदौलत था। ही वॉज ए बिग मैन ऑफ साइंस, नॉट ओनली ए टीचर। वो पहले के लोग ना जीते थे अपने प्रोफेशन को ना। हाँ। अब हम कई बार इसलिए भी प्रोफेशन अपना लेते हैं कि हमें करने के लिए कुछ और नहीं मिलता, लेकिन उस दौर के लोग कुछ अलग थे। अच्छा डॉक्टर साहब, अब मैं आप पे आना चाहता हूँ। आपने कौन से साल में यहाँ पे MBBS में एडमिशन लिया? मैंने लिया जी 70 में। 70 में। तो आप अपने कुछ जो दोस्त हैं जो बाद में बहुत प्रसिद्ध चिकित्सक हैं, उनके नाम याद कर पाएंगे आप? मैं उन दोस्तों से पहले जो असली जो बात थी वो गुरुओं की थी। अच्छा। उस समय के जो गुरु थे वो हमारी पर्सनैलिटी का हिस्सा है आज तक। अच्छा, कौन कौन लोग थे आपके लिए? आप मतलब फर्स्ट ईयर से शुरू होके, फर्स्ट ईयर में डॉक्टर इंद्रबीर सिंह, अच्छा, जो सबसे बड़े, उनकी किताबें अभी भी पढ़ाई जाती हैं। वो उन्होंने उस टाइम ज्वाइन किया था। कहाँ के रहने वाले थे? ये जब मेडिकल कॉलेज रोहतक बना तो बहुत सारे डॉक्टर पटियाला और अमृतसर से, बाहर से, जब पंजाब का डिवीजन हुआ तो वहां से सारे पंजाब से ही शिफ्ट हुए थे, ऑलमोस्ट सारा स्टाफ। तो ये एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में उससे पहले डॉक्टर दीवान होते थे। अच्छा। जो मतलब बाद में PGI के एमेरिटस प्रोफेसर तक भी रहे। तो मतलब उनको एनाटॉमी का धुरंधर माना जाता है अभी आज तक भी, इंटरनेशनल जी। तो वो ह्यूमन शरीर की संरचना जो मतलब हमको बारीकी से, इतनी बारीकी से याद करनी और पढ़नी होती थी कि आप ये नहीं कह सकते कि ये वाला चीज मुझे नहीं पता। वो कहता ना डॉक्टर को ऊपर बाल से शुरू होके नीचे तक, you should know you should recognize every component of your human body। ऐसे फिजियोलॉजी की टीचर थी मेरी, मिसेस मैनी होती थी। अच्छा। जनरल नॉलेज पढ़ाते तो साथ में थे, कहते थे बेटा ऐसा करना, तुम हॉस्टल से जब कैंटीन जाओ ना तो अस्पताल के बीच में से निकल के जाया करो, बाहर की रोड से ना जाया करो। अच्छा। तो वजह क्या? कहते हैं अस्पताल की दीवारें भी सिखाती हैं। ऐसा बोलते थे? हाँ, ऐसा बोलते थे कि अस्पताल की दीवारें भी ज्यादा सिखाती है। अस्पताल के कॉरिडोर में से जाओगे ना, बीच बीच में से कुछ दिखता जाएगा जिससे आपकी डॉक्टर जैसी लर्निंग होती जाएगी। तो वो पंजाबी बोलती थी। तो कहते थे बेटा पुत्र अस्पताल दियां कंधा भी सिखानी है।
ਤੁਹਾਡਾ ਮੰਦਿਰ ਹੈ ਹਸਪਤਾਲ, क्या ਉੱਥੇ बात ਦੀ है। ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਜਾਓਗੇ तो कंधा भी सिखानी है। उसके बाद माइक्रोबायोलॉजी में ये जीवाश्म वाले जो हैं उनमें चुग, डॉक्टर चुग होते हैं, टीडी चुग, अच्छा अब नहीं है। मतलब आप हैरान होंगे कि लेवल ऑफ टीचिंग क्या था कि मुझे उनकी क्लास आज तक याद है। 1972 में उनका पढ़ा, मुझे उनका लेक्चर वैसे का वैसा याद है कि उन्होंने कैसे आए, कैसे अपनी घड़ी उतारी, पूरे 8 बजे क्लास शुरू करी और कैसे क्या पढ़ाया। क्या पढ़ा, मतलब बहुत हाई लेवल था हाँ जी। टीचिंग का। और उसके बाद जो हमारी ना इस हॉस्पिटल की ना एमबीबीएस की क्वालिटी बहुत अच्छी होती थी। हम एमडी में बहुत थोड़ा पढ़ते थे, 80% डॉक्टर हम तैयार होते थे एमबीबीएस में। डॉक्टर प्रेमचंद्रा जैसे नेत्र रोग विशेषज्ञ आए, मेडिसिन में डॉक्टर पठानिया होते थे, डॉक्टर एसपी गुप्ता होते थे। लेकिन ये लोग ना इनको हमको एमुलेट, इनकी जिंदगी देख के हम उनको एमुलेट करते थे। हमारी पढ़ाई सारी कराते थे हमसे 1 साल सीनियर वाले लोग, अच्छा 2 साल सीनियर वाले लोग। तो एमडी जो कर रहा है बंदा, उसको एमडी का ये जरूरी होता था कि वो एमबीबीएस की क्लासें ले। तो वो कहते थे स्किल ट्रांसफर। देखिए एमबीबीएस जो डॉक्टरी है सिर्फ पढ़ाई नहीं है, एक स्किल भी है। हाँ स्किल है जी। हर काम, ब्लड प्रेशर देखना कैसे, अपनाना कैसे, स्किल तो प्रोफेसर नहीं देते थे ना। नहीं, वो तो सीखना ही पड़ेगा। स्किल तो फिर 2 साल सीनियर वाले जो है वो जूनियर्स की क्लास लेनी शुरू कर देते। ऐसे एमबीबीएस में होता था, जो 3rd ईयर में है वो 1st ईयर वालों को पढ़ा रहा है। इस करके वो हमारी ना ट्यूटोरियल्स बहुत ज्यादा हो जाते थे, बॉन्डिंग भी ज्यादा होती थी। बॉन्डिंग हो जाती थी, और ट्यूटोरियल्स का कंटेंट, मतलब जो टेक्स्ट हम पढ़ते थे वो कंटेंट बहुत बड़ा हो जाता। ठीक है ना। तो इस करके हमारी ट्रेनिंग, वो सारी ट्रेनिंग, क्योंकि अब क्या मिसिंग है, अब यही मिसिंग है कि स्किल नहीं है। हाँ वो सारी चीजें आती नहीं है उसको। हाँ। एमबीबीएस करने के बाद तो इस करके जो हमको बनाया, मैं तो याद करूंगा, मतलब हमारे दोस्त तो क्या, मतलब हमारे दोस्तों का रोल पे मैं अब आता हूँ कि दोस्त वही होते थे कि नहीं इसको ड्रिप लगाना सिखाना है, हमें वही का सैंपल आना सिखाना है। छोटे छोटे नुस्खे जो किताब में कहीं लिखे ही नहीं होते कि भी इसकी मेरे को नस दिख नहीं रही है तो मैं क्या करूं। ऐसे मार के नहीं, ऐसे मार के नहीं, कहते हाथ लटका, हीटर चलाओ। अच्छा गर्म, ठंडा हुआ है बच्चा तो ठंडे में नस बैठ जाएगी। तो ऐसे करके, मतलब छोटी छोटी चीजें, इसको नाक की नली को ऐसे डाल, ऐसे कर, सिर को ऐसे कर, स्किल सीखना उसको कहते थे हम नर्सिंग केयर सीखना, पेशेंट की एक्चुअली केयर करना सीखना, कि उसको आराम पहुंचाना है ना। तो ये बात है। डॉक्टर साहब, जैसे आपको फिर ये चूज करना होता है कि आप किस चीज के स्पेशलिस्ट बनोगे, तो ये बच्चे कहाँ से आ गए आपकी जिंदगी? ये देखिए, ये ना एक रॉ होती है, एक रॉ होती है, हर समय का एक चलन होता है। अच्छा। जैसे हमारे टाइम में एक चलन था, हमारी इतनी सोच नहीं होती थी, हम इतना अपना सोच के निस्लेक्ट करते थे कि मैंने क्या करना। अच्छा। हमारा जैसे हम इंटर्नशिप करते थे, तो एक्चुअली इंटर्नशिप में हमारे एक्चुअली स्किल होती थी। तो इंटर्नशिप में मेरे चाइल्ड स्पेशलिस्ट जो भी थे, डॉक्टर हरजीत सिंह थे, ये चित्र यहीं पे है मेरे पास कहीं। हाँ, तो वहाँ वो वॉच करते थे भी इसका पीडियाट्रिक्स में इंटरेस्ट है, किस में इंटरेस्ट है। वो खुद देखते थे, मतलब उनको पता, खबर पूछते रहते थे भी ये, क्योंकि उनको तैयारी करनी होती थी। हमें एमबीबीएस के मेरिट पे पीजी मिल जाती थी। अच्छा। एक उस समय का ये रिवाज था कि जो ऊपर के 10 बच्चे हैं वो मेडिसिन लेंगे या पीडियाट्रिक्स लेंगे। अच्छा, ऊपर के 10 हाँ, ये मतलब प्रेस्टिजियस, एकेडमिकली प्रेस्टिजियस ब्रांचेस मानी जाती थी। तो असली स्टोरी बड़ी फर्क होती है। मैं शायद मेडिसिन भी ले लेता, अंदर इंटरव्यू में गया, मेरा एक दोस्त था, क्लास फेलो था, वो कहता दिनेश तूने पीडियाट्रिक्स लेनी है क्या मेडिसिन लेनी है? मैं कहा मेरे को दोनों में से कोई मिल जाए। हमारा तो ये था डॉक्टर बनना है, अच्छा डॉक्टर बनना है। क्योंकि पिताजी एक और भी बात कहते थे, मतलब जब बच्चे थे हम, कहते चाहे लोहार बन जाइयो, बनियो शहर का नंबर 1। अच्छा। कहते नो प्रॉब्लम, तनखान बनियो, लोहार बनियो, पर यू शुड बी द बेस्ट। कहते मैं बिल्कुल तेरे पे वो नहीं करूंगा एतराज के तू लोहार क्यों बन गया, बढ़िया बढ़िया बनियो बढ़िया, नंबर 1 होना चाहिए। तो उस तरह से चलते चलते मैंने उसको कहा अच्छा चल तू मेडिसिन ले ले। तो मेडिसिन के लेके उसने मेडिसिन ली, तो मेरे लिए नेचुरली फिर पीडियाट्रिक्स बच गई। तो हमारे गुरु होते थे एक ऑर्थोपेडिक्स के बहुत बड़े टीचर, जिन्होंने मुझे गाने बजाने में इंडक्ट किया, जो आपने मेरी इंट्रोडक्शन में कहा है, डॉक्टर PS मैनी। अच्छा। वो ऑर्थोपेडिक्स के अध्यक्ष थे एंड ए वेरी बिग कल्चरल
फिगर। ही वॉज ए ड्रामेटिस्ट, म्यूजिशियन एंड ए अथॉरिटी ऑन पंजाब फोक। वो उनको स्टूडेंट टाइम से भी शौक था और उर्दू पोइट्री में भी शौक था, गजल भी गाते थे। तो वो सोच के बैठे थे कि मैं ऑर्थोपेडिक्स करूंगा। तो मैं अंदर जाके इंटरव्यू हुआ तो मैंने कहा जी क्या ले, कहते क्या लेना है, क्या लेना है। तो मेरे पीडियाट्रिक्स वाले जो टीचर है वो पास ही बैठे थे, वो मन मन मुस्कुरा रहे थे। डॉक्टर अपने मैनी ने मेरा ऑर्थोपेडिक्स में नाम लिख लिया, ये तो मेरे नीचे आएगा, चेला गाने वाला है। तो एमबीबीएस में शुरू हो गया था वो प्रोग्राम। उन्होंने इनिशिएट किया मुझे गाने में, उन्होंने मुझे एसेस किया और इनिशिएट भी किया। उन्होंने ऑर्थोपेडिक्स में लिया तो मेरे गुरुजी पास बैठे, उनको कह रहे नहीं जी वो दिनेश जो है ना जी पीडियाट्रिक्स कह रहा है। तो फिर मेरे पीछे पीछे भागे हुए आए, कहते तू अंदर क्या बोल के आया। मैंने कहा जी पीडियाट्रिक्स का हूँ। तो वो उनको आज प्यार से ना कहते खोता पे जा नाम करता, ऑब्जेक्शन नहीं करी, कहते पीडियाट्रिशियन बन जा, ठीक है। तो इस तरीके से पीडियाट्रिक्स में आ गए। अच्छा। तो डॉक्टर साहब ये जो आपके गले में है क्या बोलते हैं इसको, भूल रहा हूँ, स्टेथोस्कोप। आजकल के डॉक्टर ने इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं बहुत ज्यादा, ये टंगा तो रहता है उधर ना। देखिए दो बातें हैं, एक तो जैसे साइंस आगे चलेगी, मैं ये नहीं कहता कि मैं ये यूज करता हूँ बाकी लोग नहीं करते, तो ये गैजेटरी ऐसे आ रही है क्योंकि बायोमेडिकल साइंस नाम की कोई चीज नहीं होती थी हमारे टाइम में। अब बायोमेडिकल साइंस इटसेल्फ हैज बिकम ए वेरी बिग, जो नई मशीनें बनाते रहते हैं ऐसे इंजीनियर्स। बायोमेडिकल साइंस का सब्जेक्ट ही कोई नहीं होता था, नाउ दिस इज बायोमेडिकल इंजीनियरिंग। अच्छा, तो जैसे ये बढ़ेगी और मुझे बेहतर कोई यंत्र लगा के सुनने लगे, बात तो है कि इसकी साउंड सुननी है हमने आर्ट की, इलेक्ट्रॉनिक साउंड आ जाएगा तो मैं भी छोड़ दूंगा इसको, ऐसी कोई बात नहीं। पर जब तक वो नहीं आता तब तक यूज कर रहे हो, तब तक हम यूज कर रहे हैं, हमें अभ्यस्त है। पर इसकी जगह कोई भी और चीज ना यूज करना वो बिल्कुल गलत है। हाँ, क्योंकि अभी लैंसेट में आज से 8-1 साल पहले एक पेपर प्रेजेंट हुआ था, वो कहते हैं जब तक एमआरआई आ गई थी या अपना पेट स्कैन आ गया था, ये काफी एडवांस चीज है, कहते पेट स्कैन आने तक भी शोध ये बताता है कि एक बीमारी, एक मरीज अगर आपके पास आया है, उसकी 86 to 90% बीमारी उसकी हिस्ट्री से, जो कि एक टेक्निक होती है हिस्ट्री टेकिंग, क्रोनोलॉजी के ऑर्डर में, तेरे को कब हुआ, कैसे हुआ। 90% ऑफ डायग्नोसिस विल कम फ्रॉम हिस्ट्री, अनदर 4-5% विल कम फ्रॉम एग्जामिनेशन, जो आप ऐसे देखोगे आँख, जीभ, उसकी पल्स, हाथ लगा के देखना, उसको कहते हैं एग्जामिनेशन। तो 95%, 96% डायग्नोसिस आपका कंप्लीट हो जाएगा हिस्ट्री और एग्जामिनेशन से। वो इसकी जगह इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट यूज करते हैं, पर चीजें वही देखनी पड़ेंगी जो इससे सुनते हैं हम आज की डेट। तो कहते हैं बाकी 6% आएगा लेबोरेटरी से। तो फाइनल लेबोरेटरी से तभी आएगा जब आपने पहले ये 95-96% कर लिया, काम कर चुके हो। उस पेपर का अब एंड की लाइन क्या थी, जो इम्प्रिंट्स है मेरे माइंड पे, मैं आपको वो बता रहा हूँ कैसे इम्प्रिंट पड़ते हैं हमारे को। उसने लिखा अगर गलती से मरीज पहले लेबोरेटरी में चला गया, if the patient goes to laboratory first, then the diagnosis forever may be lost in a maze। कि पहले लेबोरेटरी उसमें चला गया तो शायद ये डायग्नोसिस जो है भूल भुलैया में खो जाएगा, सदा के लिए खो जाएगा, आप कभी ढूंढ नहीं सकोगे। सो नेवर गो टू लेबोरेटरी बिफोर गोइंग कंप्लीटिंग द 96%। अरे डॉक्टर साहब आजकल दिक्कत ये है, जो फेमस डॉक्टर हैं उनके पास मरीज इतने हैं, वो हाँ भाई क्या हुआ पूछा, कट 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 10 दवाइयाँ लिख दी, तो डायग्नोस तो लुप्त हो ही चुका है डॉक्टर साहब मेडिकल बेसिस। वही प्रॉब्लम चल रही है, पर वो उसमें ना सब जगह सोसाइटी डॉक्टर की तरफ पॉइंट करती है, नहीं होना चाहिए ना। बाकी सारी दुनिया में डॉक्टर और मरीज का एक अनुपात है, अपने यहाँ नहीं है। हाँ, अपने यहाँ कोई अनुपात नहीं है, अपने यहाँ तो डॉक्टर कम है। और यहाँ आज तक की डेट में अगर मैं कहूँ किसी को अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी, इसको रिजेंट करते हैं कि अपॉइंटमेंट क्यों दे रहा डॉक्टर, वी शुड बी फ्री टू मूव इन। अच्छा, एक बहुत अच्छा जो सिस्टम बना है प्राइमरी हेल्थ केयर का,
आप याद करें तो प्राइमरी हेल्थ केयर की भाषा में उसको एक पॉपुलेशन एलोकेट होती है कि 10,000 की पॉपुलेशन पे एक पीएससी होगा, ऐसे करके, या कुछ हजार की, उस पे एक सब सेंटर होगा। तो ये पॉपुलेशन एलोकेट का जो सिस्टम बना था, ये असली सिस्टम है। अब किताब में हमको लिखा हुआ है, अगर आपने पेशेंट के साथ 11 मिनट से कम लगाए तो समझो कुछ छूट गया। अच्छा, 11 मिनट? हाँ, 11 मिनट तो मिलते ही नहीं है हिंदुस्तान के डॉक्टर पे, 400 मरीज खड़े हैं ऊपर बाहर। हाँ जी, खड़े हैं। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ, मैं ये नहीं कि मैं प्रो डॉक्टर हूँ, मैं कहता हूँ एक तो पढ़ाई का तरीका खत्म हुआ है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे तो एमडी वाले सीनियर स्टूडेंट्स हैं, अच्छे टीचर, फिर सारी पढ़ाई हमारी, किताब हम बाद में खोलते थे, पहले पेशेंट पे पढ़ के आते थे, पेशेंट के बेड के चारों तरफ खड़े होके हमारे सीनियर स्टूडेंट, ये इसका लीवर है, ये इसके स्प्लीन में है, ये देखो इसका जॉन्डिस हो गया, इसको फलाना हो गया, पहले सब्जेक्ट वहां पढ़ते थे, घर में आके उस पेशेंट के लिए किताब टेक्स्ट बुक खोलते थे। और वो टेक्स्ट बुक ही खत्म हो गई। टेक्स्ट बुक खत्म होके अब टाइम टू टाइम जो है वो अपना लैपटॉप पे गूगल खोलते हैं डॉक्टर, तो उस समय उस छोटे सी विषय वस्तु कितनी सी विंडो खुलती है, एक नाम खोल लें तो। हम जब पूरी टेक्स्ट पढ़ते थे, हमें यह पता था कि ये बीमारी का चमड़ी वाला विभाग कौन से पेज पे है, क्योंकि वो कहते थे गो बैक टू पेज फलाना टू लुक एट दिस स्किन साइंस। आई साइंस के लिए गो बैक टू पेज 1176। तो वो चैप्टर पढ़ते पढ़ते 4 बारी गो बैक, 4 बारी गो फॉरवर्ड, कि उसका स्किन का कैसे जुड़ा हुआ है, उसका जोड़ों के दर्द से स्किन कैसे जुड़ी हुई है। तो उसमें हमको पढ़ाते थे सिस्टेमिक मैनिफेस्टेशन ऑफ स्किन डिजीज एंड स्किन मैनिफेस्टेशन ऑफ सिस्टेमिक डिजीज, कि वैसे तो टाइफाइड है, उसमें स्किन में क्या क्या प्रॉब्लम होती है। ऐसे मतलब एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, स्किन में क्या दिखेगा, चेस्ट में क्या, चेस्ट मैनिफेस्टेशन ऑफ टाइफाइड डिजीज। तो थोड़ा सा तो उसी में लिखा होता था, और उसमें फिर उसके लिए चेस्ट वाले चैप्टर में आगे जाके देखो, तो हम सारा कुछ जुड़ के पढ़ते थे। ये फर्क है, तब में फर्क है। हालांकि आगे आगे जाके अगर टेक्नोलॉजी बहुत विकसित हो जाए तो हो सकता है कुछ चीजें हम रिप्लेस कर सकें, पर जब अब एक अनुसंधान जो हुआ है, अब बिलीव जो मर्जी कर ले, मानने की बात है नहीं, साइंस में जानना पड़ेगा एक्चुअली कि कंप्यूटर रिप्लेस कर सकता है कि नहीं हमें इस बात कि आदमी को ऐसे टच करके देखेंगे तभी पता लगेगा। कि डमी जैसे रख देते हैं आजकल, एक डमीज बना देते हैं कि डमी पे प्रशिक्षण लेके और मैं सचमुच आदमी का पे सीख जाऊंगा काम करना, तो उसको डबल क्रॉस करके जो चीज कर सकते हैं वही सीख सकते हैं डमीज पे। डमीज पे ह्यूमन बिहेवियर नहीं सीख सकते। हाँ जी, तो लाइव ही सीखना पड़ेगा। लाइव सीखना पड़ेगा, अभी आने वाले कई सालों तक मुझे लगता है। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे मैं एक बार पहले आया था आपके पास कई साल पहले, तो एक लेडी यहाँ से बनाते हुए निकली आपके यहाँ से कि, और बार करी, ये डॉक्टर तो दवाई लिखा ही को नहीं। तो आप ना, मैंने देखा आप वो बच्चों को 10-11 मिनट लगाते हो उनके ऊपर, पूरी मेडिकल हिस्ट्री उसकी लिखते हो, पूरा मतलब पूरी सीबीआई से भी ज्यादा छानबीन डॉक्टर दिनेश खोसला की होती है अपने पेशेंट। नहीं, मेरे साथ के सब लोग ऐसे ही थे जी, उन गुरुओं के सीखे हुए। जब दवाई लिखने की बात आती है तो आप एक दवाई लिख दी, वो भी 20 रुपए से ज्यादा की नहीं आती आप वाली। तो अब मैं, और अब वाले जो दर्द दवाइयों वाले, ये सिस्टम क्या, आप कम दवाइयाँ क्यों लिखते हो? नहीं देखिए, जब हम सर्जरी में ड्यूटी करते थे ना, हमारे लेसन इस तरह के थे। देखो जी, अच्छा, सर्जरी का, मैं जैसे अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट सर्जरी के पहले सेशन में गया हूँ जी। सर्जरी के मुझे सीनियर प्रोफेसर, मैं डॉक्टर शेखों को याद करता हूँ, डॉक्टर ये सीनियर टीचर, पहली लाइन क्या सर्जरी के स्टूडेंट को सिखानी है, ए गुड सर्जन इज वन हु नोज व्हेन नॉट टू ऑपरेट। कब नहीं करना है, कब नहीं करना है, वो बड़ा सर्जन है। तो आपको दवाई कब नहीं लिखनी है, नेसेसरी दवाइयां भी शरीर को हार्म करती हैं। अच्छा, और बाकी बातें जो लोकप्रिय कहावतें हैं तो वो बेकार थोड़ा है, वो हम आज लोग उनको सुन के साइड पुट असाइड कर देते हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ठीक है, रोग बचाव रोग ट्रीटमेंट से महत्वपूर्ण है, हम उसको आत्मसात कर लेते थे अपने में, डाल दे कि ये बात तो सही है, तो मेरे को रोग बचाव करना सीखना है। ठीक बात है। ऐसे सोशल एंड प्रिवेंटिव मेडिसिन में जाते थे तो हम वहां से देखते थे कैसे बीमारियों की रोकथाम करी जा सकती है। ठीक है ना। अब ये हमारा अपना अपना होता था कि कौन चाहता था कि मैं बस दवाई देना सीखूं और मरीज को तुरंत आराम करूं और ठीक हो जाऊं।
लेकिन मैंने सोशल एंड प्रिवेंटिव मेडिसिन पे मेरे ऊपर छाप पड़ी हाँ, कि, और उस बात की भी छाप पड़ी कि गुड डॉक्टर इज वन हु नोज व्हेन नॉट टू गिव मेडिसिन। ये कारण है। हाँ जी। फिर अच्छे टीचर्स की आपको बता रहा हूँ कैसी टीचिंग होती थी। एक दिन एक सेमिनार था, हमको कह दिया, सब्जेक्ट पढ़ा दिया कि जाओ पढ़ के आओ वाटर एज मेडिसिन। अच्छा। अब किताब में लिखा हो जो हम पढ़े कि वाटर एज मेडिसिन कहाँ से पढ़ के आऊं मैं, कि पर उन्होंने उस दिन आधे घंटे का सेमिनार दिया कि कैसे पानी को एयर एज मेडिसिन। भाई आज आप इतना रोना रो रहे हैं कि एयर पोल्यूट हो गई है, उससे बीमारियां होनी शुरू हो गई हैं, तो एयर एज मेडिसिन ही तो है। साफ हवा इज ए मेडिसिन, बीमारी नहीं होगी। वो प्रिवेंटिव मेडिसिन है। साफ हवा मिलाओगे तो उसमें हवा को प्रदूषण होने के बाद उसका इलाज, बॉडी का इलाज करना नहीं शुरू करना, हवा को ही शुद्ध कर दो, ठीक हो जाएगा। शायद पहले डॉक्टर इसलिए तो कहते थे कि आप थोड़ी हवा बदलिए। हाँ, पहाड़ों में बेचते थे ना। हाँ। तो रेस्पिरेटरी इलनेस के लिए तभी वो सारे जो सैनिटोरिया होते थे वो पहाड़ों में बने होते थे। हाँ, कि अब मेडिसिन तो है ही, खत्म ही हो गई है। पहाड़ों में जाओगे एटलीस्ट और प्रदूषण नहीं होगा, और फिर बॉडी आहिस्ता आहिस्ता रिकवर करके फिर बॉडी फाइट कर लेगी। तो बॉडी को इम्यूनिटी बनाने की उस टाइम विज्ञापन थोड़ा होते थे, वो पहाड़ में बेच के इम्यूनिटी बढ़ाते थे कि बॉडी फिर लड़ लेगी इसके साथ, और वहां जाके खान पान अच्छा कर लो, प्रोटीन खाओ, अंडे खाओ, और अपने हाई प्रोटीन डाइट खाओ। वो बड़े लोग फिर बॉडी कैपेबल बन जाती थी ना उस बीमारी को, टीबी को जीतने के लिए। अभी भी आज की डेट में भी मैं क्यों नहीं कम दवाई लिखता हूँ, क्योंकि मुझे एक्चुअली नॉलेज है कि 95% बीमारियां तो बॉडी अपने आप ही ठीक कर रही है। अब वो मरीज को समझाने वाली बात है कि भाई मैं इसमें कोई हीरो नहीं बन रहा। मरीज कई बार कहता है दवाई दे दो ना जी। मैं कहा देखो, बड़ा डॉक्टर होने की दो बातें होती हैं। जो मैंने सीखा था, बड़ा डॉक्टर वो होता है जो दवाई कम दे। तो फिर वो हंसने लग जाते हैं। फिर किसी किसी को मैं ऐसे अर्थमेटिकल फॉर्मूला भी बताता हूँ। क्या? मैंने कहा फर्ज करो ये एक पेशेंट आया मेरे पास, टाइफाइड मरीज का। इसका हम मैथमेटिक्स में पढ़ाते थे ना गुरु, एक काल्पनिक फैक्टर 10 है, एक 10 का फैक्टर है, माना जाए कि 10 के फैक्टर से ये टाइफाइड का मरीज ठीक होगा। तो इसमें अब डॉक्टर 5 है तो दवाई 2 देगा, तो 5 गुना 2 10 का जवाब निकालेगा। ठीक है जी। डॉक्टर 10 है तो दवाई 1 देगा, वो 10 गुना 1 का बराबर है 10 निकालेगा। डॉक्टर 2 रह गया तो वो गुना 5 करेगा, 5 गुना दवाई देके, तब जवाब 10 उसने भी निकालना है, 10 उसने भी निकालना है। तो एक कैसी ट्रेनिंग हुई, बेसिकली डॉक्टरी का खराब हुआ जब ये ट्रेनिंग प्रोसेस खराब हो गया हमारा फिजिक्स का, सारी मेडिकल साइंस का। हाँ, इसमें जो बदलाव किए, बेड साइड नहीं अवेलेबल होती ना, बैचेस इतने बड़े बड़े हो गए। अब किसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, हमारी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नाम की चीज नहीं सुनी थी हमने कोई, कि हमको कोई आके कुछ कहेगा। नहीं, उस दौर में भी कहते हैं चौधरी चरण सिंह के कोई दामाद आए थे वहां पे, तब वो ही वाज ए गुड एडमिनिस्ट्रेटर, ही वाज ए गुड डॉक्टर। बाकी जो करते रहे, डॉक्टर गुप्ता थे ना, क्या नहीं उनका नाम डॉक्टर सिंह था, जेपी सिंह। हमको उनसे मतलब ही नहीं होता था ना। आपके समय ही थे वो? नहीं, मेरे निकलने के बाद आए थे। हाँ, काफी लेट आए थे। हमारे टाइम में डॉक्टर प्रेमचंद्र थे, आई के स्पेशलिस्ट, जिनको कि सुपर, या उनसे पहले डॉक्टर दीवान। उनका स्टेचर इतना होता था कि उनको पॉलिटिशियन उनको हाथ नहीं, उनको कुछ नहीं कह सकते, जरूरत ही नहीं थी। हाँ, मेडिकल कॉलेज के कैंपस से बाहर कर देते। मेरे पास टाइम नहीं है जी, वो सीएम को ये कह सकते जी मेरे पास टाइम नहीं है आपको देखने, अपॉइंटमेंट लो, मेरे पास इतने दिन इतने बजे आना, तो आना। अच्छा डॉक्टर साहब, आपको कितने साल हो गए बच्चों को देखते हुए? अच्छा जी, 4 साल तो मेडिकल कॉलेज के, 76 से शुरू में हाउस सर्जन लग गया, उसके बाद डीसीएच करी, और ड्यूरिंग माय एमडी जो थोड़ा सा मुझे और फर्क पड़ा अपनी अप्रोच में, मैं आईसीएमआर के रिसर्च फेलो मुझे मिल गई, फेलोशिप मिल गई मेरे टीचर ने। उसमें मुझे रिसर्च मैथडोलॉजी, थोड़ा सा उनका स्कोप, जब उनकी प्रोजेक्ट करो तो मेडिकल साइंस का और प्रोजेक्ट समझ। और उसके बाद 43 ईयर्स, अब तो 47 साल हो गए आपको बच्चों से। अब कुछ क्वेश्चन आंसर हैं, वो कहते हैं रैपिड फायर, और वो क्वेश्चन मेरे नहीं है, मतलब मेरे हैं थोड़े बहुत, आप एडिट करके रैपिड फायर कर लेना, मैं सोच के जवाब दूंगा। लेकिन मेरी जो वाइफ हैं, चूंकि वो माँ भी हैं, तो उन्होंने मेरी मदद की है इन क्वेश्चन पे, और वो मैं लिख के लाया हूँ आपके लिए। ठीक है डॉक्टर साहब, पहला क्वेश्चन तो यही है कि
बाकी डॉक्टरों के पास तो मरीज आता है और बताता है कि जी डॉक्टर साहब मुझे ये दिक्कत है। आपके पास तो वो मरीज आते हैं जो अक्सर बता भी नहीं पाते कि मुझे ये दिक्कत है, तो उनको आप कैसे डायग्नोज करोगे? देखिए, इसमें 2-3 चीजें हैं। ये बाय वर्च्यू ऑफ ट्रेनिंग होता है। अच्छा। अब आप देखें भाई, 90 किलोमीटर की या 100 किलोमीटर की स्पीड को विराट कोहली कैसे बैट से हिट कर देता है। हम एक ऑर्डिनरी बंदा खड़े हो, हमें दिखेगी भी नहीं, मतलब 100 किलोमीटर की बॉलिंग की स्पीड। अभ्यास है और टेक्निक है और साइंस है और आर्ट है, अपनी खुद की कैपेबिलिटी है, उससे आपको पता लग जाता है। तो उससे नहीं, जिन्होंने प्रश्न भेजा है इसमें हम हैविली डिपेंडेंट हैं ऑन द मदर ऑफ द चाइल्ड। तो हमारी ट्रेनिंग का पहला मतलब है, पहली लाइन है, लिसन टू द मदर ऑफ द चाइल्ड व्हाट शी इज सेइंग। अच्छा। आपने एग्जामिन कर लिया है, आपको लगा कोई बीमारी नहीं है, माँ अड़ी हुई है कि नहीं डॉक्टर साहब 2 दिन से कुछ तो है, कहते हैं आपने उसको स्वाइप करके बाहर नहीं निकालना। आपने कहना अच्छा बहन जी फिर आप बताओ कुछ क्या फर्क हुआ है। फिर वो बताएगी ये परसों तक रात को पूरा सोता था, अब ये रात को 2 बजे रोज कल से उठ रहा है, परसों से थोड़ी देर रोता है फिर सो जाता है, फिर मैं दूध पिला देती हूँ फिर सो जाता है। तो कहते हैं मदर इज द प्राइम। मेरी क्वेश्चनिंग सारी माँ से है, उसको मैंने खोजना है। और अगर वो अड़ी हुई है ना कि कुछ गड़बड़ है, तो बिठा लो 2 मिनट का। आपने बच्चा जांच भी चुके हो और आपको कुछ नहीं मिला, बुखार भी नहीं मिला, तो आप उसको ब्रश साइड मत करो। तो जिन्होंने मेरा को ये सवाल भेजा उनको मेरा शत नमन। तो मैं उन पर डिपेंडेंट हूँ, चाइल्ड स्पेशलिस्ट इज डिपेंडेंट ऑन मदर। हाँ। और दूसरी चीज ये है कि जब अभ्यास हो जाता है तो बच्चे झूठ तो नहीं बोलते ना। कई जो सरकारी ऑफिसर हैं वो कहते हैं जी झूठा पेट दर्द लेके आए थे, छुट्टी लेनी है मैंने। एडल्ट हो गए तो मतलब डॉक्टर को बहका सकते हैं। कई बार स्कूल से बंक मारा है हमने भी कि पेट में दर्द है, फलाना दर्द है, वैसे डॉक्टर के मैं पास। हैरान इस बात को लेके हुआ हूँ कि जब सच में पेट में दर्द था ना, तब मेरी माँ ने ये नहीं कहा कि अच्छा तू छुट्टी मत कर जा। जब मेरे सच में पेट में दर्द था मेरी माँ ने पहचाना इस बात को। ये और मैंने जब भी झूठ बोला मुझे थप्पड़ पड़ा और मैं स्कूल गया। यही जवाब कि माँ भी डॉक्टर है, इसका मतलब है। तो बच्चों में फिर ये सुख हो जाता है कि वो कहे जी कल से कान पे हाथ लगा रहा है, ऐसे कर रहा है, पहले नहीं करता था, मुझे पता है कान सूज गया उसका, फिर मैं उसको देख के पुष्टि कर लूंगा। सो चाइल्ड स्पेशलिस्ट हेवीली डिपेंड्स अपॉन हिस्ट्री गिवन बाय मदर। बहुत बड़ा रोल है, वो भी डॉक्टर ही है फिर तो। अच्छा, एक चीज डिस्कस कर रहे थे हम जब आपसे मिलने आ रहे थे, उससे पहले घर पे डिस्कस हुआ। मेरा बचपन मुझे जितना याद है, मैं 40 साल का हूँ, रेयरली कभी डॉक्टर के पास गई। साल 2 साल में एक बार कभी जरूरत पड़ जाती होगी, बुखार चढ़ा या बहुत ज्यादा मतलब कई दिनों तक बुखार चढ़ा तो चले गए। आजकल के बच्चे हैं ना फ्रीक्वेंटली डॉक्टरों के पास जाते हैं, या तो पेरेंट्स इतने जागरूक हो गए हैं या अपने बच्चों की पीड़ाएं नहीं दे। हमारे घर में तो बच्चे ही बहुत होते थे, तो पड़ा है 2 दिन में बुखार पे। लेकिन सवाल बेसिकली यही है डॉक्टर साहब कि बच्चों का जो इम्यूनिटी सिस्टम है आज के दौर का कैसा चल रहा है, और वो डॉक्टरों के पास फ्रीक्वेंटली कैसे जाते हैं और क्यों बीमार पड़ रहे हैं बच्चे? इसका ना एक लाइन का आंसर नहीं है, बहुत कुछ चेंज हुआ है। जैसे जो इन्फेक्शियस डिजीजेज है, संक्रामक रोग है जो एक दूसरे से लगते हैं, जुकाम, खांसी, निमोनियाज, हवा में फैल के लगते हैं, इनमें एक फैक्टर होता है जो हमें प्रिवेंटिव मेडिसिन में बताया जाता है, उसको कहते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी। अच्छा। प्रति वर्ग स्क्वायर किलोमीटर कितने जीव हैं, दैट इंक्लूड्स जानवर, क्योंकि जानवरों से भी ह्यूमन बीइंग में डिजीज आती है। तो प्रति किलोमीटर लाइव पॉपुलेशन डेंसिटी या ह्यूमन पॉपुलेशन डेंसिटी। तो फिजिक्स का एक नियम है कि पार्टिकल सारे मूवमेंट में घूम रहे हैं, ठीक है, उनको जितनी कम स्पेस मिलेगी उनका आपस में कोलाइड होने का चांस बढ़ जाएगा। तो सब बड़ा कारण आबादी बढ़ना। हाँ, दूसरा है कारण कि जितनी उनकी स्पीड बढ़ेगी उतना उनका आपस में भिड़ने का गति बढ़ेगी। तो अगर आप कोरोना जैसी बीमारी का स्प्रेड देखें तो एयर ट्रैवल का होना कोई देशों में एकदम आ गया, इंटरनेशनल ट्रैवल का की वो प्रॉब्लम थी कि सारे देशों में आ गया। नहीं तो आज से 40-50 साल पहले
अमेरिका की बीमारी अमेरिका में पड़ी रहती थी, हिंदुस्तान में नहीं आती थी। हिंदुस्तान वाली जो बीमारियां थी वो वो बाहर नहीं जाती बाहर नहीं जाती थी। तो पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ने से कुछ बीमारियां बढ़ गई हैं। इसका असर बच्चों पे भी पड़ा। हाँ जी। फिर बच्चों के स्वास्थ्य पे आप लोगों को याद नहीं है, वैसे तो पुराने टाइम में चाइल्ड मृत्यु दर ज्यादा होती थी हमेशा, कम हुई है अब, लेकिन वजह है उनका स्वरूप, उनका सब चीजें बदलती जा रही है। अब हम 9/1000 को भी नहीं होना देना चाहते, बाल मृत्यु दर जिसको कहते हैं, 10 से नीचे आना चाह रहे हैं सब लोग। पहले 100 तक भी होती थी। गर्भवती महिलाओं की मृत्यु दर 300 तक भी होती थी प्रति 1000, इतनी ज्यादा डेथ रेट था। सो वो तो हो गया तो कम ही हुआ है वो। लेकिन फैक्टर्स मल्टीफैक्टोरियल, जैसे मैंने पॉपुलेशन डेंसिटी बताया, मूवमेंट स्पीड, पहले कहाँ एक बंदा पैदल चला गांव खुली सड़क पे जाता गया। मैं ही अपने जब मेडिकल कॉलेज में आता था साइकिल पे, मैं भिवानी स्टैंड से मेडिकल कॉलेज 12 मिनट में आया था साइकिल पे। अब सिर्फ तो फाटक बंद मिल जाए तो मिल जाए, अब पैदल ही नहीं जा सकते आप। हाँ किसी जी, भी तरीके से और सड़क खुली होती थी। मतलब 69 में मैं एक साल, मैं अंडर एज था मेडिकल कॉलेज के लिए, तो मैं बी फार्मेसी करने चंडीगढ़ चला गया एक साल। मतलब चंडीगढ़ की सड़कें 6 बजे के बाद सुनसान, चंडीगढ़ सड़कें इतनी खुली दौड़ाई जाओ आप सड़कों पे। आम के पेड़ थे, पेड़, मतलब कोई ऑब्स्ट्रक्शन ही नहीं, ना सामने से कोई आ रहा है ना पीछे से कोई आ रहा है, खुली सड़कें थी। हाँ, तो पॉपुलर डेंसिटी से बढ़ी है। खान पान में बदलाव आने से ये एक तरह की बीमारी हटके दूसरी तरह की होगी। जैसे पहले कुपोषण नाम की जो चीज है बच्चों में, जो बड़ा भारी मृत्यु सूचकांक में पहले हम देखते थे अंडर न्यूट्रिशन, के बच्चे कमजोर होते थे, वजन से कम के बच्चे, बहुत ज्यादा कम के बच्चे, तो वो मृत्यु का कारण होता था। अब मैं कुपोषण देख रहा हूं आधा आधा दोनों तरह का हो गया। एक ओवर भी है, ओवर ओबेसिटी शुरू हो गई बच्चों में, तो वो उसमें बच्चों में फिर इन्फेक्शन डिजीज कम हुई है, क्योंकि रोग बचाव टीके लगने लग गए हैं। इन्फेक्शस डिजीज थोड़ी बैक्टीरियल वाली कम हुई है, जिन वैक्सीन से बचाव होता वो कम हो गई हैं, नए वायरस और आ गए। पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा होने से बच्चों को स्कूल में एक क्लासरूम में पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है, छोटा क्लासरूम है बड़ा है, वहीं से रेस्पिरेटरी इलनेस आ जाती है। और ये ओबेसिटी जो बच्चों में कभी नहीं होती थी, ब्लड प्रेशर, ओबेसिटी, डायबिटीज, ये बच्चों में शुरू हो गई है। ये अभी 4-5 साल में शुरू हुई है। और ये जंक फूड जो है उसका सबसे बड़ा कारण है। वो तो सारे बच्चे खाते हैं, सारे बच्चे खाते हैं, तो वो, और उस समय हमें यह था कि कम से कम जितनी खुराक मिल जाती, जिनको मिलती थी उनको शुद्ध मिल जाती, सॉलिड मिलती थी, सॉलिड, अच्छा घी, अच्छा दूध, और पॉपुलेशन डेंसिटी कम थी, खुले ग्राउंड से स्कूल हमारे खिड़कियां खुली होती थी, तो हवा एक्सचेंज कहते हैं, एयर एक्सचेंज कितना होता है स्कूल क्लासरूम में। स्कूल हेल्थ एजुकेशन में जब हम बात करते हैं तो उसमें ये होता है कि स्कूल हेल्थ एजुकेशन, अभी स्कूलों के आगे खोमचे लगे पड़े। सही बात है जी, मैदा ही खा रहे हैं सर। हाँ, अभी हाल ही में हमने किया ये जंक फूड का चाइल्ड हेल्थ पे आजकल बहुत बड़ी मुहिम चला रहे हैं हम। ये हमने पूरी एक रिपोर्ट सरकार को सौंपी है। अच्छा, इस पे कभी फिर बात करूंगा मैं। हाँ बिल्कुल, अगला जो टॉपिक है पूरा इस पे ही कर लेंगे। हाँ, ये देखिए हमने इसमें एनालाइज किया कि कैसे विज्ञापन से ये चीजें बेची जाती हैं। देख लीजिए, अगले में कर लेंगे इसको। ये बोर्नविटा वगैरह भी खतरनाक है क्या? उसी से तो शुरू है सारा शो। अच्छा, तो बोर्नविटा नहीं पिएगा तो फिर बच्चा तो कमजोर रह जाएगा, ऐसा कहते हैं। नहीं, वो तो ये विज्ञापन है ना। बोर्नविटा नहीं पीते क्या, ऐसा विज्ञापन है? और दूसरे बच्चों को कहते हैं तुम बोर्नविटा वाला दूध नहीं पीता। तो वो तो विज्ञापन से हम लग गए ना, विज्ञापन के पीछे चल पड़े हैं। डॉक्टर ने कब कहा, मैंने तो नहीं कहा। बोर्नविटा के एक जार में आधी चीनी है, आधा जार चीनी है, शुगर है बोर्नविटा। हाँ, इसमें है एनालिसिस बोर्नविटा कि कैसे फिल्मी हस्तियों से उनको प्रोपेगेट किया जाता है, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। ये पूरा एक आजकल बड़ी, ये मेरे मित्र हैं, संस्था है BPNI, ब्रेस्ट फीडिंग प्रमोशन नेटवर्क ऑफ इंडिया। तो अब ये न्यूट्रिशनल एडिक्वेसी इन पब्लिक इंटरेस्ट, हम सारा काम उससे करते हैं अपनी स्वयं सेवा के हिसाब से। हम किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से पैसे नहीं लेते। जैसे मेरे एक सवाल के जवाब में ना 4-5 सवाल लिख के लाया था, सबके जवाब दे दिए। हाँ, जैसे वो जुड़े हुए थे ना आपस में। अगला था कि फूड हैबिट कैसे बदली हैं,
हाँ। अब बीमारियां पहले की बीमारियों से अलग कैसे फूड हैं? का तो सर सत्यानाश हो गया। फूड तो बहुत चिंताजनक विषय हो गया। उसके बातें एक नहीं है ना, ये जंक फूड नहीं है अकेली। किचन बंद हो रहे हैं हमारे हरियाणा जैसे प्रांत में भी। पहले आप याद करें, घर में एक छोटा सा भी टुकड़ा बच जाता था, उसमें सब्जी बो देते थे। हाँ, उसका नाम होता था होम किचन, होम गार्डन, मतलब मुझे किचन अच्छे से गार्डन। याद है, जैसे घिया हमारी, हाँ, टिंडी, भिंडी, मिर्च, ये तो घर में हुआ करती गाजर, थी। मूली। गाजर, मूली, ये बो दिया करते घर में, हाँ, हो जाया करती। हो जाएगा। अब वो बाजारे में हमारे खूब काकड़ियां होती थी, खूब टिंडसी होती थी कांटे हाँ। से वाली, वो उसका टेस्ट ही अलग तो था। मेरे पुराने घर के सामने गवर्नमेंट स्कूल फॉर बॉयज होता था। उसकी छुट्टी होती थी, एक रेडी क्या बिकती थी, मूली की, 4 भागों में काट के बीच में जरा सा काला नमक जो लगाया। बढ़िया चीज थी वो। हाँ जी, गाजर की। हाँ, हाँ जी, शकरकंदी वाला खड़ा होता था। हाँ, हाँ। तो वो स्कूल के बच्चे स्कूल से निकल के ये खाते थे। मैं गौड़ ब्राह्मण सेंट्रल हाई स्कूल में पढ़ा हूँ 9th-10th में। तो उनके पीछे हमारे कुमार थे, उन्होंने अपनी क्यारियों में ऐसे ही सब्जियां होती, तो वो हम आधी छुट्टी में थोड़े टमाटर, थोड़ी जो भी गाजर वाजर वो काट के, थोड़ा सा नमक डाल के, हम वो पत्ता खा, पीछे से कूद के और उनके कुमारों के घर जाके वो पत्ते खा के आते थे उनकी। तो रिसर्च में खाना था हमारा। वो पौष्टिक भी था, पौष्टिक भी था। अब तो स्कूलों में ही, कैंटीनों के बड़े बड़े स्कूलों में ठेके उठते हैं, कैंटीनों बहुत महंगे महंगे थे, और वहां पे आपको पिज्जा तक मिलते हैं अब तो। मैं स्कूल का नाम नहीं लूंगा, आप हैरान हो जाएंगे कि हालत क्या है। एक मदर ने आके मुझे कहा कि सर आप तो कहते हो ये नूडल्स नहीं खिलाने, वो स्कूल तो ऑफिशियली अपने बच्चों को नूडल्स बनाता है। बताओ। ABCD जो भी स्कूल है, स्कूल के मैंने ओनर से बात करी, जानने वाले हैं मेरे। मैंने कहते जैसे नेस्ले जो है ठीक चीज सामान नहीं बनाती। मैंने कहा नहीं बनाते। तो अचानक उनके मुंह से निकला, मेरे को शेयर के तो बहुत अच्छे भाव मिल रहे हैं। मुझे वहां से हिंट मिला कि नेस्ले ने उनको शेयर दिए हैं टू फैसिलिटेट कि नेस्ले का ये जंक फूड स्कूल में बेचा जाए। स्कूल में बेचा जाए। अब ऐसी ऐसी बातें, मतलब मैं बेहोश होने को हो गया था वो बात सुन के। क्या करें डॉक्टर साहब, पैसा जैसे, अब तो आप से वैसे बातें कर भी सकते हैं, पैसा जिंदगी में इम्पोर्टेंट तो है, इसमें कोई दो राय नहीं, पर जिन चीजों से आप खुश रहते हो, गाने गा के, अपने म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजा के, गजलें सुन के, दोस्तों से मिल के, तो उसमें पैसा की कहाँ रोल है? कोई रोल नहीं है, कोई रोल नहीं है। अच्छा, मैं आपको बड़ा मजेदार एक वो बताता हूँ। हमारे एक IAP की जो संस्था है, इंडियन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स, उन्होंने सर्च किया कि डॉक्टरों से जुड़ी और बातें भी हम एक सेमिनार में करें। अच्छा। एक प्रोग्राम बनाया, मैं किताब यहीं पढ़ी है वैसे, उसमें इकोनॉमिक्स फॉर डॉक्टर्स, वो तरीके बताए हुए कैसे चाहिए। तो उसका सेंटेंस, जब जो स्पीकर आया था वो MBA था। अच्छा। इकोनॉमिस्ट था। वो सर्वे करके आया था, कहता 95% डॉक्टर अपना कमाया हुआ 95% धन अनयूटिलाइज छोड़ के मर जाते हैं, उपयोग ही नहीं कर पाते। यहाँ से आप पे नजर बनाए रखनी पड़ेगी मुझे, आप कहाँ अनुपयोगी छोड़ के जाओगे उसको। नहीं, आप क्या समझते हैं वो पढ़ के मैं कमा के छोड़ के जाऊं? अगर इस देश में बुढ़ापा सुरक्षा होती जैसे बाकी देशों में है कि जिन्होंने टैक्स भर दिया, वो उनका बुढ़ापा से तो आज मेरा ब्लैंक बैलेंस आपको 100 रुपये मिलता, शायद काफी होती भी, जरूरत ही नहीं थी फिर। हाँ, अगर मैं 43 साल से 100% टैक्स दे रहा हूँ, अगर स्विट्जरलैंड जैसी ओल्ड एज पेंशन होती मेरे को अवेलेबल, पूरे मेरे बुढ़ापे की सुरक्षा सरकार करती, जो कि करनी चाहिए थी। वैसे ये सोशल हेल्थ वाली सरकार जिम्मेदारी बनती है। हाँ, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली सरकार है, जो हमारे उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। वेलफेयर स्टेट है। वेलफेयर स्टेट वैसी हो जाए तो मैं खर्च करके मरूंगा। लोग इसलिए भी बचत करते हैं कि बुढ़ापा से सेफ, उसी की चिंता है सर। तो 95% धन तो मतलब चिंता की बात है। इसका मतलब ये है कि ये रेशो हर अमीर आदमी पे लागू है, हर एक पे लागू है। हाँ, बिल्कुल। क्योंकि गरीब आदमी के पास तो इतना धन होता ही नहीं। मैं कह नहीं सकता, पर जो लेक्चर था वो मैंने सुना तो मेरे को उस दिन से तभी तो भारत के देशों में जहाँ एक दो लाइनें, हाँ, वहां पे लोग खूब डोनेशन देते हैं, जहाँ से वो पड़े हुए हों या सोसाइटी के लिए।
इसका बड़ा कारण शायद यही है। पर इसमें ये है कि समाज को कई बातें नजर नहीं आती। मतलब मेरे यहाँ पे शहर में है, जैसे समझिए 50 एक डॉक्टर जो मैं जानता हूँ, एक भी ऐसा नहीं है जो दिन में 2 या 3 मरीज फ्री ना देखता हो। ऐसे हैं। हाँ, दिल करता रहता है डॉक्टर का हर वक्त मैं देख दूं। और जो और अच्छे धनाढ़े रहते हैं वो और ज्यादा दान करते रहते हैं। मतलब ये डेली का बात है हमारी। अब वो बात ये कि जब अगर पॉलिटिशियन दान करेगा, वो तो चेक दिखाएगा ऐसे, उसको पकड़ाएगा, फिर फोटो खिंचवाएगा, 4 जने आसपास खड़ा करेगा। मैं तो साइलेंटली कर दिया। मैंने भी परसों एक पेशेंट से पूछा, ये टेस्ट थोड़ा सा महंगा है तो उसने जी ऐसे, वो साधारण पेशेंट बिल्कुल अपनी जेब से निकाल के कहता जी मेरे तो इतने ऐसे, मेरे पास पूरे पैसे रख दिए ऐसे निकाल के। मेरे को देखा उसके कम है, मैं एक तो फीस वापस करी, एक उसको एक्स्ट्रा दे दिया, कितने में तेरा टेस्ट नहीं होगा। वो देख के वो करा के टेस्ट करा के अगले दिन वापस आ गया। दवाई उसकी लगनी थी 20 रुपए की, टेस्ट में पॉजिटिव आ गया। तो टाइफाइड जैसी जो कॉमन बीमारी है उसका 20 रुपए में भी इलाज हो सकता है, 20,000 में भी हो सकता है, अच्छा, और 2 लाख में भी हो सकता है। अब मरीज कहे जी मुझे तो कमरा भी चाहिए डिलक्स, मुझे टीवी भी चलना चाहिए, टॉयलेट वैसा होना चाहिए जैसा मेरा घर में है। लोग बीमार इसलिए भी होते हैं ना, लोग मिलने आए। वो आपका हमको ये नहीं ठीक लगता, पर वो जो लोग मिलने आने की इच्छा है वो भी तो हमारे स्वास्थ्य सिस्टम को बकस कर रही है। पीजीआई में मेरे को याद है 7 बजे हमारे मेडिकल कॉलेज में 7 बजे घंटी बज के सारे रिलेटिव बाहर हो जाते थे, गेट बंद हो जाते थे हॉस्पिटल के। जो विजिटर्स हैं अब तो रात तक वहीं सोए रहते वो हैं। संक्रामक रोग कितना फैलाते हैं। मतलब मरीजों को तो बेचारों को, जितने भी शौचालय बने हैं फर्ज करो, जितने मरीज दाखिल है उनके लिए बने हैं ना, भी एक एक तीमारदार होगा। 70 के लिए अगर वो हुए हैं और वहां पे 700 लोग उन्होंने शौचालय यूज कर लिया, तो कैसे क्लीन किया जाए उनको? पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, मैं तो ऐसे ऐसी तो मरीज ठीक नहीं हो रहे। हाँ, डॉक्टरी करते करते हमें भी, मैं कभी कभी मजाक भी करता हूँ। हाँ। वो कहते हैं जी वहाँ केदारनाथ में जी वो आगे जब सैलाब आया था, तो मैं कहता तुम कैसे धार्मिक व्यक्ति हो? देख डॉक्टर का इंटरप्रिटेशन सुनिए आप। मैं कहते जी क्यों डॉक्टर साहब क्या होया? मैं कहा तुमको दिख नहीं रहा कि शिव जी भगवान ने तीसरी आंख खोल दी अपनी, तुम्हारे से नाराज है? कहते जी क्यों नाराज क्यों होंगे, हम तो बड़े भगत हैं। मैं फलाना। मैं कहा माँ पार्वती कितने जनों की तुम्हारी पोटी साफ करे? ठीक बात है। तुम ये बता दो 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख लोग जाके तुम आसपास अपनी गंदगी फैला देते हो, पॉलीथीन फेंक देते हो। तो मैं कहा माँ पार्वती ने गुस्सा करा है, उन्होंने जटा खोल दी अपनी, गंगा जी बाहर आ गई हैं। उन्होंने कहा ये फ्लश चला देता हूँ, मेरे पास तो यही है सामान, धो देता हूँ सबको, तुम सारे धुल गए। मैं कहा तुम धर्म की मानो तो क्यों नहीं तुमको दिख रहा कि भगवान नाराज हो रहे हैं तुमसे ये क्राउडिंग करने की वजह से? ऐसे मेडिकल कॉलेज में कसूर निकालते रहते हैं जी, इतने मर गए इतने मर गए। अब अरे 7 जनों की इमरजेंसी यूनिट है, मैंने मिलने आना, मैंने जाना है, अब वीआईपी साहब आए, इनको मिलवाओ, इनका राउंड करवाओ, इनको मरीज दिखाओ। मतलब हर जगह डॉक्टर ने कर दिया, डॉक्टर ने कर दिया। अब ये नर्सरीज हैं, इनमें आग लग जाती है, बच्चे झुलस के मर गए। नर्सरी सरकारी अस्पताल में जो इंटेंसिव केयर यूनिट नाम की चीज है बन ही नहीं सकती, क्योंकि सरकारी सिस्टम में एक है जी ठेका छुटेगा, 3 कोटेशंस आएंगी, जिसकी सस्ती होगी चली जाएगी। तो ये तारें लगी होती हैं सस्ती। नर्सरी के इक्विपमेंट को इतना हैवी वायरिंग चाहिए और उसके साथ प्रोटेक्शन चाहिए, उसके साथ वोल्टेज प्रोटेक्शन चाहिए, ऑटोमेटेड इक्विपमेंट है। अगर नर्सरी का निक्कूज का पिक्कूज का नहीं होगा तो जिसने करंट दे के दिल को बचाना है वो उल्टा चल पड़ा तो दिल को रोक देगा। सरकार के सिस्टम में वो परचेज करने की सिस्टम ही नहीं है हमारे गवर्नमेंटल सिस्टम में कि हम अच्छा इक्विपमेंट परचेज। सरकारी अस्पताल की बिल्डिंग नहीं बन सकती जो वो हमारी चीजें हैं, जो क्वालिफिकेशन है कि निक्कू की बिल्डिंग की भी स्पेसिफिकेशन होती हैं कि इतनी क्लीन होनी चाहिए, उनके जोड़ नजर नहीं आने चाहिए जैसे इन पे जोड़ है, इनके ऊपर एक लेप हो जाता है। इतनी महंगी चीज क्रिएट ही नहीं कर सकते। जो आईसीयू है उसका खड़ी मशीन का खर्चा बिना यूज हुए सरकार के ऊपर भी 20,000 रुपीज पड़ता, खड़ी का भी खर्चा, खड़ी का पर डे। वो उसके मेंटेनेंस चार्जेस हैं, वो बजट में सैंक्शन ही नहीं हो सकते। किसी बजट में कंप्लीट कैसे हो ही नहीं सकता। वो छूट जाते हैं तो फेलियर है, तो फेलियर के बाद सबको पता है मंत्री को किसने पूछना है, डॉक्टर को पीटेंगे सारे लोग, सामने खड़ा वही बेचारा।
तो ये ज्यादती हो रही है कि डॉक्टर ने कर दिया, डॉक्टर ने, देयर समथिंग। उसमें कसूरवार भी नहीं है। हाँ, डॉक्टर ने करना नहीं है ना, मैनेजमेंट का काम डॉक्टर ने थोड़ा करना है। सफाई करवा रहे हैं डॉक्टर ने सफाई थोड़ा करनी होती। डॉक्टर ने मरीजों को अंदर आने थोड़ा उड़ा, तो सिक्योरिटी रोकेगी कि जब टाइम हो गए 7 बजे घंटी बज जाती थी, सारा अस्पताल खाली। बाहर का हो जाता बाद है। एक जना और रो, वहीं सोए रहते हैं, गलियारों में मरीज सोए रहते हैं, कुत्ते घूम रहे हैं, वो कभी हमने देखा ही नहीं था ये चीजें। ये सब चीजें, वो कुत्ते भगाने का ये डॉक्टर का सब नहीं है। चीजें मेडिकल आउटकम को खराब करती हैं। डॉक्टर साहब वो अभी बजाते हो, क्या बोलते हैं उसको? हारमोनिका। हारमोनिका जब बजाते मौका हैं? मिल जाए बजाता हूँ। अच्छा अच्छा, है यहीं पे रखी हुई है आपकी? नहीं, या ऊपर रखी है? ऊपर पड़ा। अच्छा। तो दोस्तों ये थे डॉक्टर दिनेश खोसला। गजल वाला स्टेशन ऊपर है। अच्छा। पर गजल में भी मतलब डॉक्टर मैनी जो थे, हाँ। हमारा फर्स्ट डे पे क्या होता था, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी का इंटरव्यू होता था। मेडिकल कॉलेज में जाओ तो डिसेक्शन हॉल में हम होते थे ना सबसे पहले, जो डिसेक्शन करते हैं जहाँ, तो वहाँ पे सीनियर स्टूडेंट्स को डॉक्टर मैनी भेज देते थे, पूछ के आओ कौन वाद विवाद प्रतियोगिता में बोलने वाला है, कौन पोएट्री करना चाहता है, कौन गाना चाहता है। तो शाम को हमारी वो टैलेंट सर्च करके शाम को उनके सामने पेशी आती थी। मतलब इतना मैं हैरान हुआ कि मैंने ये गाना, मैं भूल भी गया कौन सा गा के सुनाया था, मुझे कार में बैठा के अपने घर ले गए। उनका जगजीत सिंह जी से संपर्क था कभी, स्कूल कॉलेज टाइम का, जब जगजीत सिंह जी के भी मशहूर नहीं हुए थे। उनकी एक गजल उनके टेप रिकॉर्डर पे थी, तो कहते इंटर क्लास कंपटीशन में तेरा ये स्टाइल है, तू ये गाएगा। तो उन्होंने मुझे जगजीत सिंह जी की वो गजल सुनाई, और उस दिन के बाद मेरे को टाइप कर दिया कि तू इस तरह के गाने, और पंजाब फोक फिर उन्होंने मुझे खुद से सिखाया, उसमें हीर और पंजाब, हाँ, शिव बटालवी की पोएट्री, जो सीरियस वाला पंजाबी गाना। अच्छा, वो भी किया आपने? हाँ, वो सारा। अब उसके बाद का संगीत जो है वो उनकी बदौलत। अच्छा, जैसे आप, आपका कोई ऐसा फेवरेट नज़म है जो आप अक्सर गुनगुनाते हैं, जो आपकी जी फेवरेट है? नहीं, ऐसे कोई फेवरेट नहीं है, मैं हर तरह गाता हूँ। जब स्टूडेंट था तब किशोर कुमार गाता था। अच्छा। डॉक्टर मैनी ने मुझे, उसके बाद जब जैसे उम्र बड़ी हुई, अब मेरा इंटरेस्ट ज़्यादा जगजीत सिंह जी में, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा, जगजीत सिंह के साथ और दिल लग गया इस करके, हम जगजीत सिंह जी के पास गए थे उनको इनवाइट करने रोहतक के कंसर्ट के लिए। अच्छा। जो उन्होंने हमें दिसंबर की डेट दी, जिस दिसंबर में उनका कंसर्ट होना था उस अक्टूबर में उनकी डेथ हो गई। तो हमारे ना दिल को लग गई बात। तो हरिभूमि से चिकारा जी हमारे साथ गए थे। तो आप हर साल कराते भी हैं? उसके बाद फिर हमने ठान लिया कि कराना है। उसके बाद अगली फरवरी आते हैं उनके बर्थडे से, हमने अभी लास्ट वाला हमने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में किया, क्योंकि जगजीत जी वहाँ पे पढ़े थे, उनका रूम देख के आए वहाँ कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। इस तरह से वो गजल चली। दोस्तों ये थे डॉक्टर दिनेश खोसला जी, और अब बातचीत से आपको लग गया होगा कि कितने खुश मिजाज डॉक्टर हैं ये, और अपने फील्ड की कितनी इन डेप्थ नॉलेज रखते हैं, और बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। इनका 95% धन कहाँ पे है मुझे नहीं पता चल पाया। जब पता चलेगा तो बुढ़ापे के लिए, बुढ़ापे उतना ही है जितना बुढ़ापे में। वैसे भी सेफ है आपके, तो आपको तो ये पूरा शहर मतलब आपके केयर करने के लिए था। हाँ, मैंने कहा वो जितना भी है वो भी खत्म कर दूंगा जब अगर मतलब बुढ़ापा वो आ जाए, सिक्योरिटी आ जाए। ये मैसेज है डॉक्टर साहब का सरकार को कि कम से कम बुजुर्गों के लिए सोशल सिक्योरिटी का इंतजाम सरकार को करना चाहिए।